हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और ये हमारी क्लास थर्ड है एजुकेशन की। तो यहाँ पे आपको टीएन कॉलेज ऑफ कंपटीशन के सारे क्लास नोट्स प्रोवाइड होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो इससे पहले हम दो वर्ड डिस्कस कर लेते हैं। एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट क्या होता है। एप्टीट्यूड का मतलब होता है योग्यता और इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि। अब ये क्या होता है? एप्टीट्यूड है कि किसी इंसान में कितनी योग्यता है। जैसे एप्टीट्यूड जो सीटेट है आपका, वो भी एप्टीट्यूड टेस्ट है, या नीट के टेस्ट होते हैं, जो भी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, कि वो हमें ये बता देते हैं, एक जो कैंडिडेट होता है उसका उससे माइंडसेट पता चल जाता है कि वो इस काम को, इस फील्ड में जाने के योग्य है या नहीं है। क्योंकि जैसे हम सब चाहते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे लॉयर बनना है, ये हम चाहते हैं। लेकिन जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो हमें ये रियलिटी बताता है कि आप इसके योग्य हो या नहीं हो। जैसे कि अब क्या कहते हैं, हम चाहते हैं कि जैसे हमारे किसी इंसान की आवाज़ बहुत बेकार है, उसकी वोकल टोन बहुत ख़राब है, लेकिन वो चाहता है कि बहुत बड़ा सिंगर बने। तो वो कैसे होगा, पता चलेगा? वो एप्टीट्यूड टेस्ट उसे देना पड़ेगा। उसमें पता चलेगा कि उसकी चाहत और उसका योग्यता दोनों सेम है या नहीं है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड का मतलब आप याद रखेंगे, और इंटरेस्ट होता है रुचि। तो हमें एप्टीट्यूड के साथ साथ रुचि भी होनी चाहिए उस काम को करने की। इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मान लो कि आपका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप सिंगर बनने के लायक हो, लेकिन आपकी रुचि ही नहीं है, आप उस चीज़ को सीखना ही नहीं चाहते, तो फिर आप अच्छे से कोई काम नहीं कर पाओगे। आई होप ये दोनों वर्ड क्लियर हो गए हों। तो अब राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 पे हम आते हैं। इसका जो बिल जो है वो पास किया था पार्लियामेंट ने। जब बिल कोई भी पार्लियामेंट पास कर देती है, उसके बाद वो एक्ट बन जाता है। जब उसके ऊपर राष्ट्रपति, जो प्रेसिडेंट है, वो सिग्नेचर कर देता है, उसके बाद वो क्या होता है, वो एक्ट बन जाता है। तो अब इसके अंदर हम देख लेते हैं कि 2002 में क्या हुआ। 86th अमेंडमेंट एक्ट आया, वो पास्ड। अमेंडमेंट का मतलब होता है कि कोई भी एक चीज़ जो बनी हुई है और उसके अंदर अगर कोई हमें कमी लग रही है, उसके अंदर हम चेंजेस करना चाहते हैं, तो हमें अमेंडमेंट लेके आनी पड़ती है। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में हम 86th अमेंडमेंट एक्ट आया 2002 में, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ। उसके बाद ये हमारा आरटी 2009 में हमारा क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंट हुआ। अब एलिमेंट्री एजुकेशन का पहले आपको कुछ टर्म्स के मतलब पता होने चाहिए। हालांकि अभी हमारा जो न्यू एक्ट आया है, हम उसे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो इसलिए एग्ज़ाम में इसके आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहेंगे 2009 वाले के। तो एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो फर्स्ट टू 8th क्लास तक है, जिसके अंदर 6 to 14 ईयर्स के बच्चे होते हैं। प्राइमरी का मतलब होता है 1st to 5th क्लास तक, जिसमें 6 to 11th क्लास तक के बच्चे होते हैं। और यहाँ अपर प्राइमरी का मतलब है 6 to 8 क्लास, जिसमें 11 to 14 ईयर्स के बच्चे होते हैं। और प्री प्राइमरी का मतलब है जिसके अंदर नर्सरी, केजी और ECCE आता है, तो इसके अंदर होते हैं हमारे 3 to 6 ईयर्स के बच्चे। तो अब ये है कि फंडामेंटल राइट क्या होते हैं। फंडामेंटल राइट जो है ये हमें मिला कि जो भी एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब कि फर्स्ट से लेकर जो हमारे 1st to 8th क्लास तक के बच्चे हैं, उसके अंदर उनको फ्री में एजुकेशन, उनका एक राइट है लेने का, और कोई भी उसको मना नहीं कर सकता। अगर वो बच्चा अगर अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, किसी गार्जियन के साथ रहता है, अगर पेरेंट्स नहीं है तो जिसके भी अंडर वो रहता है, वो उसका एक कर्तव्य बनता है, एक ड्यूटी बनती है कि उस बच्चे का एडमिशन कराए स्कूल में, क्योंकि वो उस बच्चे का अधिकार है। फ्री शिक्षा 8वीं क्लास तक, ये 2009 के एक्ट के अकॉर्डिंग है। अब उसका जो पार्ट 3 और आर्टिकल नंबर 21A था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो पार्ट 3 है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है। 12 to 35, आई होप ये आपने पॉलिटी में पढ़े होंगे। तो इसके अंदर जो एक ऐड किया गया आर्टिकल 21A, जो राइट टू लाइफ से रिलेटेड होता है, जीवन जीने के अधिकार से रिलेटेड होता है, उसके अंदर ये ऐड किया गया। और जो अगर हम ड्यूटी की बात करें तो आर्टिकल 51A
के और इसका सेकंड जो 11 है इसके अंदर ऐड किया गया कि ये फंडामेंटल ड्यूटी है हर पेरेंट्स की या हर गार्जियन की जिसके अंडर वो है, अगर पेरेंट्स नहीं रहते हैं, उनके पेरेंट्स नहीं हैं बच्चे के, कि वो अपने वार्ड मतलब अपने बच्चे का एडमिशन कराए, उसके जो नेबरहुड स्कूल में एडमिशन उसका कराए। तो ये हमारा जो 11th, पहले हमारी जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, लेकिन ये 11th फंडामेंटल ड्यूटी को एडिशन किया गया। ये 2002 में हुआ। उसके बाद ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये हमने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं, 42 अमेंडमेंट एक्ट, और उससे पहले हमारी 10 ड्यूटीज़ थी जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के टाइम पे आई थी। अब हम देख लेते हैं जो RTE एक्ट था वो पास टू इम्प्लीमेंट द फंडामेंटल राइट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इस एक्ट का जो पास हुआ, इस एक्ट के अंदर आया कि हर बच्चे को अधिकार मिलना चाहिए कि वो एलिमेंट्री एजुकेशन तक फ्री शिक्षा उसे मिले। अब RTE एक्ट 2009 का जो प्रोविज़न था 4 अगस्त 2009 को आया पार्लियामेंट में। इस टाइम पार्लियामेंट में प्रोविज़न आया। 26 अगस्त 2009 को प्रेसिडेंट ने उस पर साइन किया। प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद 1 अप्रैल 2010 को ये इम्प्लीमेंटेशन इसका स्टार्ट हो गया। तो हम इसको 2009 का क्यों कहते हैं, क्योंकि वो पास्ट उस टाइम पे हुआ था, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट ने साइन भी कर दिया था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन क्योंकि इसका क्या होगा, हम अपने जो हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च का जो हमारा पीरियड होता है उसके अंदर हम इम्प्लीमेंट इसको करते हैं। तो अब जो है हमारा ये कंपलसरी, इसमें था कि कंपलसरी एडमिशन देना है हर बच्चे को 6 से 14 साल के, और किसी भी बच्चे को एडमिशन के लिए मना नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी, जैसे आपने देखा होगा कि बीच में भी आपके स्कूल में बच्चे आते हैं एडमिशन के लिए, तो वहाँ पे मना नहीं कर सकते आप, ठीक है कि। और इसमें एडमिशन पूरे साल चलते रहेंगे, चाहे वो किसी भी मंथ में बच्चा आए, और एडमिशन जो है वो उसकी एज और क्लास के अकॉर्डिंग होगा। पहले क्या होता था, पहले हम देखते थे कि फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में 10-10, 12-12 साल के बच्चे हैं, तो वो बच्चे जो हैं फर्स्ट क्लास के बच्चे जो 6 साल के होने चाहिए, उनके साथ उनका माइंडसेट नहीं बैठता था और वो दूसरों पे, छोटे बच्चों पे रौब जमाते थे। ये ऐसा पहले बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन इस सब चीज़ों को कि ठीक करने के लिए ही ये एक्ट आया कि अब इसके अंदर चाहे बच्चा किसी भी टाइम एडमिशन लेने आए, उसकी एज के अकॉर्डिंग उसे क्लास में बैठाया जाएगा, चाहे उसे कुछ आता हो या ना आता हो, उसको नॉलेज हो या ना हो। लेकिन अगर मान लो कि कोई बच्चा है 6 साल का है, ठीक है, तो वो फर्स्ट में ही उसका एडमिशन होगा। या मान लो 10 साल का कोई बच्चा है, चाहे उसने लाइफ में उसको कुछ नहीं आता हो, बेसिक की उसकी नॉलेज ही नहीं है, वो स्कूल नहीं गया कभी, और लेकिन अब वो 10 साल का है, तो हम उसका एडमिशन 5th क्लास में ही करेंगे। और ये टीचर की ड्यूटी बनेगी कि वो एक्स्ट्रा टाइम में उसको जो बेसिक नॉलेज है, उसकी जो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग है, वो उसको पढ़ाए। वो टीचर की ड्यूटी बन जाती है। तो अब आपको ये याद कैसे रखना है, एज और क्लास। आप इन सब का डिफरेंस देखिए कि 1 और 6 में 5 का डिफरेंस है, 2 और 7 में, 3 to 8 में। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि इस क्लास में इस एज का बच्चा आना चाहिए। अब ये यहाँ पे 8th क्लास में 13 साल का बच्चा होना चाहिए, क्योंकि जब वो पास्ड आउट हो जाएगा तो वो 14 का होगा, ये याद रखना है आपको। अब यहाँ पे है ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स क्या है, बाय यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, या सेतु पाठ्यक्रम से तैयार करना। तो ये ब्रिज कोर्स है। इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि बच्चा बीच में आता है तो वो टीचर को ऐसे उसके अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ाना होता है, जो हालांकि टीचर करते नहीं है। अब टीचर की जो स्टे फॉर 44 आवर्स कि एक हफ्ते में 45 आवर जो है 45 घंटे उसे रहना पड़ेगा, कि 6 दिन में 7.5 घंटे। ये है अपर प्राइमरी के लिए, ठीक है, यानी कि 6 to 8 के लिए है ये। और जो 5वीं क्लास तक के स्कूल होंगे हैं, जैसे MCD का होता है, या टीचर जो होंगे वो, उनको कंपलसरी है कि वो 200 दिन पढ़ाएंगे। और उसके अंदर जो रेशो है वो 30 से लेकर 30 to 1 की 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए। और अपर प्राइमरी में 220 दिन पढ़ाएंगे और उसमें रेशो है 35:1 होना चाहिए। अब 220 दिन जो है
ठीक है। अब मैं 90% इसमें बोला गया है कि जो टीचर की पोस्ट होगी वो 90% तक फिल होनी चाहिए, कि टीचर की पोस्ट खाली नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। लेकिन अब जैसे ये नहीं होती है इम्प्लीमेंट, हालांकि ये अच्छे से नहीं हुआ, तो इसलिए फिर गेस्ट टीचर्स वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट टीचर, गेस्ट टीचर, इन सबको हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट इनकी करते हैं, क्योंकि परमानेंट वैकेंसी वो नहीं निकालते। तो अब इसमें टीचर को हम इन्वॉल्व सिर्फ 3 कामों के लिए कर सकते हैं नॉन टीचिंग वर्क के लिए इस एक्ट के अकॉर्डिंग। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जैसे अभी कोविड है, कोविड को डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर ही रखा गया है। तो डिज़ास्टर, जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि कोविड किसके अंडर आएगा, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की कैटेगरी के अंडर आएगा, इसलिए जो टीचर है उनकी ड्यूटीज़ लगाई हुई है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, सेंसस के कार्य है, कि जनसंख्या है, इलेक्शन है। सिर्फ इन 3 चीज़ों में ही टीचर को इन्वॉल्व किया जा सकता है, कि अदर देन टीचिंग के अलावा। अब प्राइवेट स्कूल है, कि जो प्राइवेट स्कूल है उसके अंदर जो 25% स्टूडेंट जो होंगे वो EWS के उन्हें लेने ही पड़ेंगे। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, हर क्लास में क्या क्या उस 25% बच्चे जो है उनको EWS के लेने होंगे, और EWS के बच्चों से वो बिल्कुल भी फीस चार्ज नहीं कर सकते, कोई ट्यूशन फीस नहीं, कोई एडमिशन फीस, अदर चार्जेस नो, उनकी देयर फीस विल बी ज़ीरो। अब है फ्री ऑफ कॉस्ट वो पढ़ेंगे। अगर प्राइवेट स्कूल को पकड़ा गया कि वो फीस उन बच्चों से EWS वालों से ले रहे हैं, तो अगर पहली बार किसी स्कूल को पकड़ा जाता है कि एक स्टूडेंट से ली उसने, तो उस स्कूल पे 25,000 का जुर्माना लगेगा। अगर दूसरा केस ऐसा आ जाता है उसी सेम स्कूल से, तो 50,000 का उसके ऊपर क्या होगा, जुर्माना लगेगा, पेनल्टी लगेगी। अगर इफ़ दे टेक अगर वो EWS बच्चों के पेरेंट्स से अगर वो कहते हैं कि आप डोनेशन दो, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, 10 टाइम्स, कि स्कूल को 10 टाइम्स ज़्यादा, जैसे मान लो कि किसी ने ली 1,000 डोनेशन ली, तो स्कूल को 10,000 वापस करने पड़ेंगे अगर किसी को ऐसा पाया गया तो। अब है कोई भी अनरिकग्नाइज्ड स्कूल। अब ये देख लीजिए कि इसके अंदर जो पकड़ा जाएगा ये फर्स्ट और सेकंड केसेस पे है, बाद में लेकिन ये भी होता है कि स्कूल को फिर क्या कहते हैं, कोर्ट के उसमें आ जाना पड़ता है, उनके ऊपर केस वगैरह हो जाता है कि EWS वालों से वो फीस ले रहे हैं। अब है कोई भी अनरिकग्नाइज्ड स्कूल जो है कंट्री में नहीं चल सकता। पहले आप देखते होंगे गली गली में स्कूल खुले होते थे, कि वो घर में गली में स्कूल है, उन्हें कुछ खुद को टीचर को आता नहीं है, यूं ही ऐसे खुद वो स्कूल के बच्चे हैं और वो स्कूल खोल के बैठे हुए हैं, पढ़ा रहे हैं उसके अंदर उन्हें। तो कोई भी अनरिकग्नाइज्ड स्कूल नहीं होगा, सबकी रिकग्निशन होनी चाहिए, ठीक है। और है सारा ऑल राउंड डेवलपमेंट हमने बच्चों का कराना है। ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि जो 2 एस्पेक्ट होते हैं डेवलपमेंट के लिए, करिकुलम में था ये स्कॉलिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग थे, और इवेल्युएशन था बच्चों का, और कैसे इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है, ये सब हमने पढ़ा था। तो बच्चे के लिए क्या है, स्कॉलिस्टिक मतलब जो सिलेबस है उसका, और को स्कॉलिस्टिक मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज़, ये दोनों मिला के बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट होना है, ये उसमें कहा गया। कोई भी कॉर्पोरल पनिशमेंट बच्चे को नहीं देनी, शारीरिक दंड देता हुआ कोई नहीं मिलना चाहिए, और चाइल्ड फ्रेंडली मैनर में बच्चों को पढ़ाना है। अब इसके अंदर आता है SMC खोले जाएंगे, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगी हर स्कूल में, जिसके अंदर 16 मेंबर होंगे। 16 मेंबर में से जो 12 पेरेंट्स होने चाहिए, और 2 जो होंगे स्कूल के टीचर होंगे, एक प्रिंसिपल होगा, और एक उस एरिया का जो नॉमिनेटेड मेंबर होगा वो होगा उसके अंदर, ठीक है। अब जो 12 पेरेंट्स है, 12 में से भी एक क्या कहते हैं, ज़रूरी बात है कि उसमें कम से कम 6 मदर होनी चाहिए। 6 तो होनी ही चाहिए, 6 से ज़्यादा ये सारी भी मदर हो सकती है, लेकिन 6 मदर उसमें चाहिए ही चाहिए। अब है एक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल भी बनाया जाएगा, कि जहाँ पे जो भी किसी की कोई परेशानी है किसी बच्चे की, वो बनेगा। जैसे नेशनल लेवल पे तो NCPCR होता है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये भी एक कमीशन बनाया गया, और एक स्टेट लेवल पे भी होता है, जैसे दिल्ली में होता है DCPCR। जो
DCPCR आपने लास्ट ईयर भी और हर साल क्या करते हैं, वो प्राइवेट स्कूलों में भी जाते हैं और देखते हैं, जैसे आपको न्यूज़ में पता चला होगा कि इतने साल तक के स्कूल में गए, उन बच्चों को पढ़ना नहीं आ रहा, टीचर को टेबल नहीं आ रही, टीचर को कुछ नहीं आ रहा। तो ये सब हमें कैसे पता चलता है, जब जो वो है NCPCR वाले और DCPCR वाले उसके अंदर जाते हैं। तो स्टेट लेवल पे अलग हर स्टेट की होगी और नेशनल लेवल पे नेशनल कमीशन होगा। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे का करेंगे स्टूडेंट्स के बारे में, क्रिएटिविटी और सोशलाइजेशन ये सब पढ़ेंगे, होमोजीनस हेट्रोजीनस ग्रुप। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।